हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम। एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना चैनल पे आपका स्वागत है और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत उसमें बाकी रह गया था। और आज की क्लास में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, PYQs देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्लास से पहले कोई नहीं पढ़ा है तो लास्ट क्लास को आप देख के आए, विजिट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी तक जो देखा था वो इस तरीके से था कि कोई भी ऐसी सरफेस है, कोई भी ऐसी सरफेस है, ठीक है, तो उससे अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, इस सरफेस का एरिया A है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ E है। ठीक है, तो इनसे पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको A वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट A वेक्टर से हम शो करेंगे। ठीक है, तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर से हम शो करेंगे कि E वेक्टर यानी इसका वेक्टर डॉट इसका वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर, क्योंकि ये भी एक, हमको क्या पता था इसमें कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर पढ़ाया था हमने। तो इसको हमने ऐसे भी लिखा था E A cos थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जहाँ पे थीटा क्या है, A वेक्टर की डायरेक्शन और E वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लो ऐसा नहीं होके, जैसे इस केस में देखो, इस केस में A कैप की डायरेक्शन किधर है, ये है, A वेक्टर की डायरेक्शन को हम A कैप से शो करते हैं, तो इस एरिया की एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इधर है। अच्छा, E वेक्टर की डायरेक्शन भी वो इधर ही है, तो दोनों के बीच में जो थीटा है, जो एंगल है, वो कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ E इंटू A भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं भी, जैसे ये एरिया है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, ठीक है, इस तरीके से हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मान लो मुझे ये एरिया ऐसे है, ठीक है, ये एरिया इस तरीके से है, ये एरिया इस तरीके से है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है, तो इसका डायरेक्टली परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगी, मान लो यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो A कैप इधर होगी। तो ध्यान से अगर देखें तो E वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर है ऐसे, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एक थीटा है। उसके लिए ये फॉर्मूला बेसिकली हम लिख रहे हैं कि ये कोस थीटा किस किस के बीच में होगा, E और A की डायरेक्शन के बीच में होगा। यहाँ तक समझ में आता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों में थोड़ा सा है, इनके क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सरफेस कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। मेन बात तो ये है, जब कैसी हो, सरफेस कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। तो पहली बात तो सरफेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, ठीक है। और दूसरा, सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एंड ओपन सरफेस के लिए यूनिफॉर्म का मतलब ये है कोई वेल डिफाइंड एरिया हो गया, जैसे ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, तो एक यूनिफॉर्म सरफेस है, मतलब इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इसका तो निकाल सकते हैं सिंपल, जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से है। तो एक यूनिफॉर्म सरफेस हो, लेकिन अब जैसे मान लो कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 1 × 10⁻³ एग्जाम्पल, और एरिया दे दिया कि मान लो ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया है 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 एरिया लिख सकते हैं यहाँ। और दोनों के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन तो ये यूनिफॉर्म और ओपन सरफेस के लिए फॉर्मूला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ पे सरफेसेस नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, सरफेसेस नॉन यूनिफॉर्म होती है। जो ये फॉर्मूला है यूनिफॉर्म और ओपन सरफेसेस के लिए, तो यहाँ एक केस डाल लीजिए, केस फर्स्ट, इफ सरफेस, इफ केस फर्स्ट क्या है, इफ सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म
एंड ओपन कि अगर जो सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो नॉन यूनिफॉर्म और ओपन हो। ओपन का मतलब तो क्या हो गया, इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है, बंद नहीं है कहीं से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, वो तो मैंने स्क्वायर लिया था तो वो यूनिफॉर्म था, अब ये यूनिफॉर्म है क्या, कहीं से नहीं है, इधर से ज़्यादा है इधर से कम है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। अब मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये इधर से निकल के ऐसे बाहर चलेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी की वजह से। अब इसका एरिया वेक्टर निकालना है हमको, इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए कैलकुलेट करना बहुत तगड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एरिया। मान लो यहाँ एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, ये छोटा बिल्कुल स्मॉल इनफाइनाइट होगा, यहाँ एक एरिया ले लेता हूँ स्मॉल इनफाइनाइट, ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये ले लो, यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने छोटा सा डी ए, क्या ले लिया, डी ए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होगी उसके बारे में हम रिसर्च कर लें अगर, तो क्या दिक्कत है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, उसकी डायरेक्शन है ई, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया की खाली बात कर रहा हूँ, पूरे की नहीं कर रहा हूँ। तो डी ए एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पास हो रहा है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स तो मुझे मालूम चल सकता है। कैसे कि हम जानते हैं कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए डॉट ए वेक्टर, ये तो होता है बेसिक फॉर्मूला, यही जो अभी तक पढ़ा हमने सिंपल सरफेस के लिए। तो यहाँ ये छोटे वाला है ना, ये भी यूनिफॉर्म सरफेस के लिए ही होगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा सा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन यहाँ जो एरिया है वो डी ए है। क्या एरिया है, डी ए। तो यहाँ ए की जगह हम छोटा वाला डी ए लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इससे जो फ्लक्स होगा वो पास होने वाला फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ लेंगे वो डी फाई लेंगे, क्या लेंगे, डी फाई। तो इस जो एरिया है पर्टिकुलर उससे पास होने वाला फ्लक्स है डी फाई, वो हम दे सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से, ठीक है, इस तरीके से देंगे। लेकिन मेरे को सर इसका थोड़ा ना चाहिए, मेरे को इसका नहीं चाहिए, तो आपको किसका चाहिए, हमको पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए, पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स को जोड़ने के लिए, अगर मान लो इनफाइनाइट नंबर है तो उनको प्लस प्लस करके जोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक छोटे से का निकालेंगे, उसको अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वैसे इनफाइनाइट नंबर्स जुड़ के आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये छोटा है, इस डी ए एरिया के लिए है। तो ये इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन, तो डी फाई का हो जाता है फाई, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। और इसको हम ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी यूनिफॉर्म सरफेस जो कि ओपन सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स अगर निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आता है ये बात, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, और इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ठीक है, उसके लिए फ्लक्स निकाला डी फाई, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो गया, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास फाई आ गया जो टोटल का फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ओके। चलिए, आफ्टर दैट हम लोग केस सेकंड और लेते हैं। इफ केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड बोलता है इफ सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड क्लोज्ड, कि सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो और क्लोज हो, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा लिख ही दीजिए क्लोज सरफेस, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ सरफेस इज क्लोज्ड, ठीक है, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, अगर सरफेस क्लोज है, ओपन नहीं है, ठीक है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी सरफेस अगर ऐसे क्लोज है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस बोलते हैं। जैसे एक क्यूब हो गया, है ना।
अच्छा, इसमें क्लोज सरफेस भी कोई सी भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, सबका निकल जाएगा। और इनका तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए निकल जाएगा। अच्छा, तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्लोज सरफेस है, मतलब वो सरफेस 3D होगी, मतलब उसमें एक्स वाई जेड कुछ मोटाई भी होगी उसकी, भाई लेंथ ब्रेथ तो होगी, कुछ मोटाई भी होगी। तो वो सरफेस 3D सरफेसेस की बात कर रहे हैं, जैसे अपने मटका हो गया, कोई डिब्बा हो गया, इस तरीके से। तो वो क्लोज सरफेसेस है, ठीक है। तो एक हम क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। लेट एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, वैसे ही बना लेते हैं, ठीक। ओके, अगर सरफेस क्लोज है मतलब 3D सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यही समझ लो ना, एग्जांपल ऐसा, ये 3D सरफेस ही है जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो वो क्लोज सरफेस होगी एक तरीके से। जैसे स्फेयर वगैरह हो गया तो वो क्लोज सरफेस है। अब मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है और वो नॉन यूनिफॉर्म भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म भी है, तो उसके लिए उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन कर रही है यहाँ से, इधर से। मैंने ये इसको आर पार होते ऐसे दिखाया क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन कर रही है और यहाँ इस सरफेस से ऐसे बाहर की साइड निकल रही है, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस, ठीक है। आप इसको इमेजिन कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे इन कर रही है। अब जैसे ये इस तरीके से है, तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो इस पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए निकाल लेंगे तो यूनिफॉर्म के लिए ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वही काम करना पड़ेगा हमको। इसका एक एरिया एलिमेंट लेंगे हम, क्या लेंगे? एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एक एरिया एलिमेंट मैंने यहां से ले लिया। अगर मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया DA, तो इस एरिया एलिमेंट को ध्यान से देखें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है। अब ये एरिया एलिमेंट को अगर ध्यान से देखें हम, तो इस एरिया एलिमेंट अगर यानी यहाँ कंसिडर किया है, तो इन साइड के लिए इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होती है, क्योंकि क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए आप, इसको देखिए एक बार। जैसे यही है ना, यही है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे पास हो रही है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है इसका यहाँ, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी कि नहीं होगी? इसके परपेंडिकुलर अगर हम ले तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। सही बात नहीं है भाई? ये इधर जा रहा है और ये परपेंडिकुलरली इधर जाएगा, तो दोनों के बीच में E और ये किसकी डायरेक्शन है? एक कैप की, एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इधर, ठीक है। तो इनवर्ड जब फ्लक्स होता है तो उन दोनों के बीच में थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, मेरे ख्याल से इतना है, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखेंगे उसको और देखेंगे, है ना। तो आप ये समझिए E वेक्टर और A वेक्टर, DA वेक्टर, इसके लिए अगर मैं 5 निकालूं, ठीक है सर, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, अभी अपन खाली फ्लक्स निकालने पे फोकस कर रहे हैं। तो E वेक्टर तो ये रहा और एक एरिया एलिमेंट ले लिया DA वेक्टर, जो जैसे निकाला था कि इस छोटे से फ्लक्स के लिए D5 निकाल सकते हैं हम, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, पिछली बार भी निकाला था, ठीक है। अब मुझे ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर इस पे कैलकुलेट करने हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो पूरे पे आ जाएंगे। अब ये सरफेस क्लोज है तो ये शो करने के लिए आपको ये गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये साइकिल का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये डी फाई को हो जाएगा फाई और डी ए वेक्टर। और ध्यान से सुनिए, ये क्या हो गया, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्लोज सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। जबकि अगर ये क्लोज सरफेस है तो ये सर्कल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो देखिए ध्यान से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है सर, जब इनवर्ड हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है किसी भी क्लोज सरफेस में। तो यहाँ थीटा ई और ए की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। अब यही अगर मैं आउटवर्ड सरफेस के लूँ, देखो जैसे ये सरफेस है इस तरीके से, तो इनवर्ड सरफेस तो ये है और आउटवर्ड सरफेस ये है। इनवर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, बट आउटवर्ड सरफेस की डायरेक्शन इधर है। अब इसको लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ऐसे, लेकिन यहाँ एक एरिया ले लेते हैं जब जहाँ से बाहर निकल रही है, तो डी ए मैंने एक एरिया यहाँ से लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड रहेगी, तो रेडियली आउटवर्ड रहेगी, तो इस तरीके से रहेगी मेरे ख्याल से। तो एक कैप की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जो थीटा है वो 90 से छोटा है कि नहीं, दोनों के बीच में ये एंगल है वो 90 से छोटा है कि नहीं है। आप इसको अच्छे से देखें, ये जो चीज़ मैंने बात बताई है उसको अच्छे से देखें, उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन स्किप दिस, ओके। फिर आपको एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले इसको अच्छे समझने की कोशिश करें, इस तरीके से एरिया एलिमेंट लें, ठीक है। तो दो एरिया एलिमेंट लिए हैं, ये एंट्री पॉइंट पे है, ये एग्जिट पॉइंट पे है। एंट्री पॉइंट पे क्या हुआ है, एग्जिट पॉइंट पे क्या हुआ है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसको अभी एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा देखिए, आप ध्यान से देखिए। फाई अगर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को मैं कैलकुलेट करूं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई डी ए ये डॉट प्रोडक्ट हट जाता है कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं होता। मतलब इन दोनों को लिखो मल्टीप्लाई करके और कॉस थीटा को उसके साथ लिख दो, तो ऐसा ही किया है मैंने। अब यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ किस किस के बीच में एंगल है, ए और ई के बीच में, तो ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, डी ए और ई के बीच में एंगल है यहाँ इस हिसाब से। तो ये यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एट चलो यहाँ तक लिख लीजिए आप, इसके बाद में आगे चलते हैं बाहर। अब ध्यान से सुनिए, देखो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, when फ्लक्स इनवर्ड, ठीक है। अगर फ्लक्स इनवर्ड हो रहा है मतलब फ्लक्स एंटर कर रहा है इसमें, इस सरफेस में, ठीक है, ठीक है, फ्लक्स इनवर्ड है ना इसमें। तो ध्यान से देखिए, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से देखो इतना हो जाएगा, फाई ई डी ए कोस थीटा, क्या कोस थीटा, तो थीटा की जगह कोस 90, इनवर्ड में क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो थीटा की जगह 90 से ऊपर का कोई भी नंबर लिखेंगे हम, ठीक है। तो थीटा की जगह 91 भी हो सकता है और आगे भी 180 भी हो सकता है ना, 180 से कम। तो 90 से अगर थीटा बढ़ा है इसका मतलब है कि वो कोस थीटा की उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, क्या आती है, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ हम ये बात लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज ग्रेटर देन इफ, देखो कोस थीटा ये ऐसे ही लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 90, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। तो यहाँ अगर मैं इसको रखूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा कुछ भी, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये बात बोलेंगे कि जब भी फ्लक्स एंट्री करता है किसी भी क्लोज सरफेस में, तो वो फ्लक्स जो एंट्री करता है वो नेगेटिव फ्लक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखें, तो इनवर्ड फ्लक्स है ना, ऐसे लिख सकते हैं,
इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज, इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस में एक फ्लक्स एंट्री करता है तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला केस है, इसमें ई डी ए कॉस थीटा में, ई डी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू मैं कुछ भी रखता हूँ, जैसे एग्जांपल 45 रख दिया मैंने, कितना रख दिया 45, तो ये आंसर देगा 1/√2, लेकिन ये पॉजिटिव ही तो रहेगा ना, 1/√2 ई डी ए। ठीक है, तो आउटवर्ड जो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे फाई, आउटवर्ड लिखना चाहें तो ये हो जाएगा फाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही खाली लिख लो तुम, बहुत है। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस, फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव, ठीक है, जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इतनी बात है। अब ये क्यों हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि थीटा की वैल्यू 90 है, 90 से कम है, इस वजह से जो फ्लक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस केस में जब इन करेगी तो फ्लक्स 90 से थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, इस वजह से फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट रखना है। ठीक है, ओके, चलिए अब ये फ्लक्स के बारे में जानकारी थी, है ना। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एंड अब जो बात करते हैं, हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग कि इसके अब ये जो ये क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, एक दो PYQs करके देखते हैं इस पे, है ना। ये जो फॉर्मूले हमने लगाए हैं कि ओपन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, तो इनको लगा के देखते हैं, कुछ PYQs हैं उसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग इसको देखिएगा एक बार। देखिए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ये PYQ है। ये आया है 2015 का क्वेश्चन है ना। चलिए, कहता है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स due to electric field E equals to 3 into 10 raised to the power 3 I cap Newton per Coulomb throw a square of side 10 centimeter of when it is held normal to E, when it is held normal to E। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। What is the flux due to electric field E? तो हमको गिवन क्या क्या है वो देखिए एक बार। हमको पूछा है फ्लक्स, क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमको 3 into 10 raised to the power 3 I cap न्यूटन पर कूलम्ब। ये I cap वगैरह को ध्यान से देखिएगा एक बार। अच्छा, थ्रो ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है जो 10 सेंटीमीटर साइड है उसकी 10 सेंटीमीटर, और ये इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E,
मतलब ये ऐसे कह रहा है, ये सिचुएशन है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये नॉर्मल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड I 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब मान लो कि मैं एक रेफरेंस फ्रेम बना लेता हूं, ये हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है x y z, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इसका j कैप होता है और इधर k कैप होता है, ठीक है। ये इधर मतलब ये z इधर है, ठीक है। अब ये ऐसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है आई कैप की डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब समझिए इस बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। चलो ये बना लेते हैं एक बार, यहाँ तक समझ में आती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, तो इस तरीके से जा रही है। आज फिर ये कह रहा है कि ये जो स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो हेल्ड नॉर्मल टू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो उसके नॉर्मल रखी हुई, यानी इसके परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर थी 90 मिनट दोनों के बीच में, तो इसके परपेंडिकुलर रखी हुई, तो मेरे ख्याल से ऐसे रखी होनी चाहिए, तभी तो इधर जाएगा ना ये। तो इन दोनों के बीच में मेरे ख्याल से इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं इसको। ये एक स्क्वायर है जो 10 सेंटीमीटर साइड का है और इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये है। तो ये ऐसे कह रहा है कि आपको इसमें इस स्क्वायर में से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। ये तो सिंपल केस है, वैसा ही है ना। तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये भी है EA cos थीटा, एक ये भी है, ठीक है। तो ध्यान, अब हम लोग क्या करें इसका, अब हम लोग क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हमको ये बात समझ में आ गई कि E वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो I का खेल खत्म है यहाँ से, ठीक है, कि I का मतलब क्या था कि I x की डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, तो I से कोई मतलब नहीं है। हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो ध्यान से देखिए, EA cos थीटा को लगाते हैं। E की वैल्यू मेरे को मालूम है, एरिया स्क्वायर है तो एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एरिया को यहाँ से निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा, साइड है ना, साइड 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो स्क्वायर हो गया, साइड हो गई ये 10 × 10⁻², इसका A स्क्वायर करना है एरिया, तो ये हो जाएगा तो 100 × 10⁻⁴, तो ओरिजिनली 10⁻² आ गया ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, तो ए भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों, अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल, E और A के बीच में एंगल, देखिए E के ये है सरफेस, E इधर है, E की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब एरिया के तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी ना, तो एरिया कैप, तो A कैप की डायरेक्शन इधर है, मतलब E और A के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है, वो कितना रहेगा 0, कितना एंगल है 0, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है 0। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। E की वैल्यू 3 × 10⁻³ और A कितना है अपने पास 10⁻⁻² और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 हो गया ना, तो 3 × 10⁻³ 10⁻⁻² और ये 1 हो गया, तो 30 आंसर आ गया इसका। और इसको लिख सकते हैं न्यूटन, क्या है, न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, E है A है, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन देखनी है, वो लगाना है, फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार,
देखिए, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर PYQ है ये, और ये भी 2014 में आया हुआ है ना, 2014 का क्वेश्चन है। कहता है इसमें लिख देता हूं, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई वेक्टर की बात कर रहा हूं, 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स of this field through a square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the YZ plane. What would be the flux through the same? The same square if plane makes an angle of 30 degree, if plane makes an angle of 30 degree with x axis, ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, तो ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली। कहता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमको, पिछले वाले क्वेश्चन का जैसा ही है, 5 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको फाइंड करना है थ्रू ए स्क्वायर, क्योंकि ये फील्ड कहां से पास कर रहा है, एक स्क्वायर से पास कर रहा है, जिसकी साइड कितनी है, वही 10 सेंटीमीटर है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, जो YZ प्लेन है उसके पैरेलल हो, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, हम XYZ बना लेते हैं, X, Y और Z। YZ प्लेन देखिए, ये Z है इधर वाला, ये वाला क्या कौन सा है, ये, तो इसको मैं I कैप बोल देता हूँ, इसको J कैप और इसको K कैप, ठीक है। ये YZ प्लेन है ऐसे वाला, ठीक है। ये कौन सा है, YZ प्लेन है मेरे ख्याल से, तो ये वाला XY प्लेन है, ये वाला YZ प्लेन है। तो ये ऐसे कह रहा है कि एक प्लेन है जो पैरेलल है YZ प्लेन के, तो YZ प्लेन कौन सा है, ये, तो इसके पैरेलल प्लेन तो ऐसे ही आ सकता है भाई, एक प्लेन YZ ये है, तो इसके पैरेलल प्लेन तो यही तो होंगे, ये वाले प्लेन होंगे। तो मेरे ख्याल से जो प्लेन होंगे वो YZ प्लेन कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है, ये YZ प्लेन है और एक स्क्वायर है, समझ में आ गया, मतलब ये वाले प्लेन की बात कर रहा है, माथा फोड़ी नहीं, बिल्कुल इसी की बात कर रहा है। तो ये स्क्वायर है वो इस तरीके से रखा हुआ है इस पे, ठीक है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से हम। तो 10 सेंटीमीटर को तो पहले तो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर, ठीक। अच्छा, अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया मतलब ए निकालेंगे तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, तो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग करके देख लेना, पिछली बार करा था ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद में ये एरिया है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यही तो है, यही है। ई है हमको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की डायरेक्शन में है। आई कैप किधर है? इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा है ना वो इस तरीके से पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा है, ऐसे डायरेक्ट बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बस ये आई कैप दिखाता है, वो यही दिखाता है कि इधर जा रहा है। मान लो यहाँ जे कैप लगा होता तो इधर जाता, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जेड कैप लगा रहता तो इधर जाता, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक है। तो E की वैल्यू लिखो 5 × 10⁻³ एरिया कितना है? 10⁻⁻², ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए E और A के बीच में एंगल थीटा। तो E किधर है? इधर है। ये एरिया है, तो एरिया A कैप की डायरेक्शन किधर होगी? ये। तो दोनों के बीच में A कैप की डायरेक्शन भी इधर, E भी इधर, A भी इधर, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया? 0। तो cos 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos 0। तो 5 × 10⁻³ × 10⁻² × 1, तो 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो ही गया, ये 10 हो गया, तो 50 न्यूटन। कौन कौन है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। ये एक पहला क्वेश्चन था इसमें। तो ये बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आपको करना है इसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। वो ये कहता है कि प्रॉब्लम अब शुरू होगी, तो वो ये कहता है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। सेम स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा? सेम स्क्वायर जो रखा हुआ है, इफ प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब सर, मतलब ये ऐसे कह रहा है कि ये x है, ये y है, ये z है, i क्या? सॉरी, ये z नहीं है, y है, z, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये ऐसे कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है वो इसकी डायरेक्शन, इस स्क्वायर के ए कैप है ना, उसकी डायरेक्शन ये इसके साथ में थीटा एंगल बनाए। ए कैप की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, तो ये आई की डायरेक्शन में ही है। किसकी डायरेक्शन में? आई। ऐसा नहीं चाहता है ये ऐसे चाहता है कि कुछ थीटा 30 डिग्री एंगल बनाए। कितना बनाए? एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाए। मतलब ऐसे कह रहा है कि मान लो अगर ये ई वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये आई की डायरेक्शन में ही तो जा रहा है ये, तो आई के साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाए ये थीटा, तो इसके साथ भी तो थीटा 30 डिग्री बनाएगा ना। तो ये जो ए कैप है ना, ये डायरेक्शन बनाए किसके साथ में? 30 डिग्री। अब इसके हिसाब से हम लोग ये प्लेन भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि सर ये एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है, थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं हम इसको, है ना, कि ये हम इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डायरेक्शन है कि आप ये कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ बनाए, लेकिन आपने बनाया है ई के साथ। तो ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी यही है और ई की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि आई कैप में दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो आप ये समझ के चलिए, जो एक्स के साथ बनाएगा वो ई के साथ बनाएगा, इस वजह से हमने इन दोनों को 30 डिग्री एंगल पे रखा है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ना, वो 30 डिग्री आ रही है। बाद बाकी पूरा फॉर्मूला सेम ही है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आई के साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाए चाहे ई के साथ बनाए, क्योंकि ई भी एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ 5 × 10⁻³ एरिया हमको बताई था, और cos 30 लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू सबको मालूम है, √3/2। एंड आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ तक समझ में आता है कि ये इस तरीके से है, थोड़ा सा ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, ठीक। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसका आंसर कोई खास नहीं है, 50 में 2 का डिवाइड करें 25 √3 आएगा, है ना। तो यू कैन कैलकुलेट दिस।
चलिए इसके बाद में एक छोटा सा डिस्कशन है वो और कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन और भी हैं इसमें, लेकिन अभी हम लोग उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज़ है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो चार्ज जैसे मान लो कोई भी सरफेस है ना, और कोई भी चीज़ है उसमें चार्ज फैला हुआ है, कोई भी सरफेस है उस पर चार्ज फैला हुआ है, तो वो चार्ज 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फर्स्ट होगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, सरफेस हो सकती है, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, तो मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भरा हुआ है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ भरा है और पूरे में खाली है, तो एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस तो हुआ ना ये। लेकिन दूसरी तरफ है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज़ है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या है कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट द सरफेस। जैसे किसी सरफेस से फैला हुआ है तो बिल्कुल थ्रू आउट द सरफेस पूरा अच्छे से फैला रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस दिस, ओके। तो हम लोग डिस्कस किसको करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपकी, उसमें यही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसमें लिख रखा है पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, लीनियर का मतलब लाइन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और कंटिन्यूअस हो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन दिस ऐसे लिख लो, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, किसी भी लाइन के along, if charge is distributed along a line, then it is called linear charge distribution। कि उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, चार्ज अलोंग ए वायर, स्ट्रेट वायर होगा, जैसे ये चार्ज है, ये वायर है कोई भी, इसके अलोंग चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है मान लो इक्वली, तो ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। चार्ज अलोंग ए रिंग, किसी रिंग के अलोंग चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे ये रिंग है, रिंग का मतलब बीच में से खाली होनी चाहिए, तो ये वायर की बनी हुई है, तो इसके ऊपर लीनियरली ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए रिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए एक टर्म होती है कि किसमें कितना ज़्यादा इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या किस पे ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्बडा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? लैम्बडा से शो करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हैं? लैम्बडा से शो करते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। कि कितना चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर, मान लो ये पूरा चार्ज है हमारे पास Q और इसकी लेंथ है L, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी Q/L। ठीक है, अब दूसरा केस जैसे ये वाला है, इसमें मान लो ये जो चार्ज कैलकुलेट किया है हमने Q किया है, ठीक है, तो इस पे जो लैम्बडा रहेगा वो रहेगा Q पर यूनिट लेंथ। अब इसकी लेंथ होती है ना बेसिकली, ये हम लोग जानते हैं कि ये होती है 2πr। मान लो इसकी रेडियस r है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होती है 2πr, तो इसकी लेंथ होगी वो l नहीं होगी 2πr से शो करेंगे। समझ में आता है? तो आपको इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है इस पे, तो आप देख लेना। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे कंसेप्ट क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन सा है, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस इक्वली then it is called surface charge distribution. If charge is distributed on a surface, then called surface charge distribution. Surface charge distribution. इसको surface charge distribution बोलेंगे। surface charge distribution का मतलब, जैसे एग्जाम्पल, चार्ज ऑन ए शीट, कोई भी शीट है उस पर अगर कोई चार्ज है, वो जैसे ये है, एक शीट है, ये स्क्वायर शीट है, इस पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रखा है, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, जैसे चार्ज ऑन स्फेयर, कोई भी चार्ज है, उस कोई होलो स्फेयर लिखो तो ज़्यादा बेटर है, चार्ज ऑन स्फेयर लिख लो या कंडक्टिंग स्फेयर लिख लो। कंडक्टिंग स्फेयर, कोई भी चार्ज है उस पर कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब, जैसे ये चार्ज है, इसकी सरफेस पे चार्ज है, ये स्क्वायर है ना, उसकी पूरी सरफेस पे क्या है, चार्ज है, तो उसकी सरफेस चार्ज हो गया। ठीक है, अच्छा, और भी हो सकता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पे जो चार्ज है मान लो Q है, इस पे भी चार्ज मान लो Q है, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको शो करते हैं हम सिग्मा से। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको सिग्मा से शो करते हैं। वो ये बताता है कि किसी सरफेस एरिया के लिए, क्या, किसी उस सरफेस के एरिया के लिए उस पर कितना चार्ज फैला हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आता है Q/A। वहाँ लेंथ इंपॉर्टेंट थी, कितनी लेंथ के अलोंग कर रखा था, तो L आया था डिवाइड में। यहाँ एरिया इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ क्या आएगा, डिवाइड में एरिया आता है। तो इनका जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, वो लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसके लिए कोई निकालेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेयर के लिए, तो Q/4πr², ये दोगा। मान लो इसके रेडियस r हो तो, सही है। जैसे इसका एरिया, मान लो इसकी साइड A है, तो इसके लिए सरफेस Q/A² हो जाएगा। इसका एरिया यही तो रहा है ना सरफेस का, तो बस इतनी बात है इसमें। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको शो किससे करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी सरफेस, देखो ध्यान से सुनना, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा। सेम इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो सेम 2 शीट ले ली, अब ध्यान से सुनना, 3 ये और यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 चार्जेस हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके लिए अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूंगा तो 3Q लिख देते हैं, 3Q/एरिया, दोनों का एरिया सेम है, और सिग्मा इक्वल्स टू, इस वाले के लिए देखूं तो 5Q/A। सही बात है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर 2 एरिया सेम है और उनमें से एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस पर जो चार्ज है वो भी ज़्यादा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब वहाँ चार्ज ज़्यादा होना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में है एक टर्म और है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि इसमें जो चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है ना। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वॉल वॉल्यूम लिख लो, वॉल वॉल्यूम ऑफ 3D, वॉल वॉल्यूम ऑफ 3D ज्योमेट्री, है ना। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट लिख लो, 3D ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके पूरे वॉल्यूम में, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए एक टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम रो से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, रो से। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए एक बार। जैसे कोई भी सॉलिड स्फेयर है, क्या है, सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर में क्या होता है कि अंदर भी वॉल्यूम होता है, बाहर भी होता है। तो इसके ऊपर इसके पूरे वॉल्यूम के लिए चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसलिए, ठीक है, समझ में आती है ये बात। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, जैसे सॉलिड स्फेयर है। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम अगर इसको देखें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे। इसका मतलब जैसे ये स्फेयर है, इसके लिए निकालें, ठीक है। तो रो चार्ज मान लो इस पर क्यू है और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, इस स्फेयर, इस सॉलिड स्फेयर की रेडियस है, इतनी बात है, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो दो सॉलिड स्फेयर्स हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें एक की रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पे मान लो जितना चार्ज है, अच्छा ऐसे समझो कि एक ये सरफेस, एक ये स्फेयर है, दूसरा भी स्फेयर है, दोनों बराबर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर, दोनों में माल मटेरियल वही है। अब वॉल्यूम इसका सेम है, ठीक है। अब इसमें मान लो 5 चार्ज है, ठीक है, 5Q है इसमें, ठीक है, और इधर मान लो 6 है। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी, Q, 5Q अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रहा 5Q अपॉन V। अब इसके लिए हम अगर मैं निकालूँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 6Q अपॉन V। तो यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, सेम वॉल्यूम के लिए। तो सेम वॉल्यूम के लिए ये भी बोल सकते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, और चार्ज डेंसिटी कम है तो चार्ज कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम जो भी होगा कल देखेंगे उसको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।